मैं सहआचार्य सियाराम मीना, हिंदी विभाग, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आप सभी का इस महाविद्यालय में बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के पाठ्यक्रम अनुसार हमारा जो सिलेबस है हिंदी साहित्य बीए पाठ फर्स्ट का, उसके हिसाब से आपके पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें हिंदी साहित्य के 2 युग आपके पाठ्यक्रम में है बीए पाठ फर्स्ट में, जिसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल और भक्तिकाल 2 युग आपके पाठ्यक्रम में है। +2 पास करने के बाद में आप महाविद्यालय स्तर पर आ गए हैं और इससे पहले आपने स्कूल शिक्षा में भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी हिंदी साहित्य के विषय में जरूर होगी। यदि नहीं है तो उसी पर हम आप चर्चा करना चाहेंगे। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास जानना सर्वप्रथम आवश्यक है। सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रारंभ हुआ, कैसे लिखा गया, या इस काम को करने में क्या क्या समस्याएं हुई। तो जैसा कि अभी तक हमें जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम श्री गणेश करने वाले फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तांशी थे। इन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन प्रारंभ किया। इसके पश्चात तो बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तांशी के द्वारा जो लिखा गया इतिहास था वो सिस्टमैटिक नहीं था। वो यदि हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि वह केवल एक दस्तावेज मात्र था, एक संग्रह मात्र था, लेकिन एक आधार ग्रंथ जरूर बन गया जिसके आधार पर बाद के विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का प्रारंभ किया। उनको इस इतिहास के माध्यम से बहुत कुछ सहूलियत मिली। यदि मैं आपके सामने ये कहना चाहूं कि हिंदी साहित्य की परंपरा कब प्रारंभ हुई, तो इस संबंध में लगभग सभी विद्वान सर्वसम्मति से यही कहना चाहते हैं कि जब से अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी, तभी से हिंदी भाषा सने सने साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी थी। यह निश्चित है कि जिस काल में अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी उस काल में हिंदी जन भाषा थी। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहासवेत्ताओं ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया और ये कार्य लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने वाले विद्वानों में फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तांशी के अलावा ठाकुर शिव सिंह सेंगर, और इनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। जॉर्ज ग्रियर्सन दूसरे विद्वान हुए, तीसरे विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया। मिश्र बंधु, और मिश्र बंधु ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। और अंतिम और महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनके द्वारा जो लिखा गया उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। यदि मैं इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात, विवेचन करने के पश्चात आपके सामने ये कहना चाहूं कि सबसे श्रेष्ठ और अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन या ग्रंथ लिखने वाले विद्वान कौन हैं, तो मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही या उनके द्वारा लिखा गया इतिहास ही श्रेष्ठ है, सर्वमान्य है और प्रामाणिक है। लेकिन इन ग्रंथों को लिखने से पहले यदि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई समस्या हमारे सामने अवश्य आती है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन करने वाले जो विद्वान थे जिनका मैंने अभी आपके सामने विवेचन किया है, अभी आपके सामने मैंने बतलाया है जिनके विषय में, तो ये कहना चाहूंगा कि इन विद्वानों के सामने
बहुत सारी समस्याएं आई, जिनमें से कुछ समस्याएं आपके सामने इंगित करना चाहूंगा या उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यदि मैं ये कहना चाहूं कि वो समस्याएं क्या क्या हैं, तो सर्वप्रथम समस्या है हिंदी भाषा और साहित्य के प्रारंभ की तिथि की समस्या। कि सबसे पहले विद्वानों के सामने ये समस्या थी कि हिंदी भाषा जिसके हम इतिहास लिखने की बात कर रहे हैं, जिसका इतिहास लिखना चाह रहे हैं, उसके प्रारंभ की तिथि क्या मानी जाए या कब से इतिहास या भाषा का लेखन की तिथि मानी जाए। ये तय करने के लिए विद्वानों के पास में कोई ठोस प्रमाण नहीं था। तो ये एक बहुत मूल समस्या थी। इसके अलावा यदि मैं अगली समस्या की तरफ आपको स्पष्ट करना चाहूं, तो दूसरी समस्या है हिंदी का स्वरूप कहां तक हो। क्योंकि सबसे पहले जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं उसके साथ उसमें हमें ये देखने की स्थिति मिलती है कि हिंदी का स्वरूप कहां तक माना जाए, मतलब किस किस बोली को, किस किस उपभाषा को हिंदी के अंतर्गत माना जाए या हिंदी का स्वरूप कहां तक माना जाए। विद्वान ये तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रारंभ में जब कोई काम होता है तो कोई और आधार होते नहीं है या कोई प्रमाणिकता होती नहीं है। तो विद्वानों के सामने ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हिंदी का स्वरूप या हिंदी भाषा के अंदर किस किस विषय वस्तु को या किस किस क्षेत्र को, किस किस बोली भाषा को समाहित किया जाए। ये भी विद्वानों के सामने भारी समस्या थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन करने वाले विद्वानों के समक्ष। तीसरी और महत्वपूर्ण समस्या है हिंदी साहित्य की सीमा क्या हो। यह भी एक समस्या थी कि हिंदी साहित्य का आप इतिहास लिख रहे, जो विद्वान लिख रहे थे उनके सामने समस्या यह थी कि साहित्य की सीमा क्या मानी जाए, साहित्य में किस किस चीज को सम्मिलित किया जाए। विद्वानों को जब पता ही नहीं था, प्रारंभ में कोई भी काम कर रहे थे, जब ये काम कर रहे थे तो उनको ये पता ही नहीं था कि इसमें हम किस किस चीज को सम्मिलित करें इस सीमा में, कि निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, गद्य, चंपू काव्य, महाकाव्य जो भी थे, ये सारी चीजों के विषय में उनको उस समय कोई जानकारी नहीं थी। कोई क्या लिख रहा था, कोई कैसे लिख रहा था, कोई कैसे लिख रहा था, कोई जानकारी नहीं थी। तो एक तरह से उस समय जो प्रारंभिक इतिहासवेत्ता थे, इतिहास लिखने वाले थे, उनके सामने समस्या थी कि साहित्य की सीमा क्या हो, कहां तक किस किस चीज को साहित्य के अंतर्गत हम माने। तो तीसरी महत्वपूर्ण समस्याओं में थी साहित्य की सीमा क्या हो। चौथी और महत्वपूर्ण समस्या थी काल विभाजन की समस्या। ये काफी महत्वपूर्ण समस्या थी उस समय विद्वानों को समझते, क्योंकि जो इतिहासकार थे, जिनमें मैंने आपको बार बार सर्वप्रथम बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास का श्रेय करने वाले फ्रांसिस विद्वान ने जॉर्ज ग्रियर्सन, सॉरी वो क्या नाम था उसका, फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तासी थे। नेक्स्ट जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्या है वो है नामकरण की समस्या। सर्वप्रथम जो इतिहास लिखने वाले विद्वान थे उनके सामने ये समस्या आ रही थी कि किस तरह तो काल विभाजन किया जाए, और काल विभाजन करने का काम मान लो जैसे तैसे उन्होंने किया, तो समस्या यह है कि नामकरण किस तरह किया जाए, क्योंकि उस समय अनेक प्रकार की विशेषताएं थी, अनेक प्रकार के रस थे, भाव थे, विशेषताएं थी, और फिर विद्वानों में एकता नहीं थी। जैसे हम आदिकाल की बात करते हैं तो सर्वप्रथम उस समय लोगों में वीरता का भाव भी था, युद्धों का भी काम हो रहा था, तो नामकरण की समस्या भी काफी महत्वपूर्ण थी। और अगली समस्या थी साहित्यकारों के चयन की समस्या। अब साहित्यकारों का चयन कैसे किया जाए, किस साहित्यकार को कौन से युग में, कौन से दशक में स्थापित किया जाए, उनका आधार क्या हो। और अगली समस्या है कवि के जीवन निर्धारण की समस्या। जब हमें कवियों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, कोई हमारे पास कोई ठोस सबूत, प्रमाण, तथ्य नहीं है, तो हम उन कवियों का जीवन निर्धारण कैसे करें, इसका जन्म कहां हुआ था, कैसे इसका पालन पोषण हुआ, कौन इसके माँ बाप थे, क्या क्या इसने लिखा, यानी उनके इस तरह के जीवन वृत्त के विषय में हमारे पास कुछ ठोस प्रमाण, सबूत नहीं थे। इसलिए उनका जीवन निर्धारण करना भी, जीवन के निर्धारण करना भी साहित्यकारों के, तत्कालीन साहित्यकारों के समक्ष बहुत बड़ी समस्याएं, चुनौतियां थी, चुनौती के रूप में थी। और अंतिम और प्रमुख है प्राचीन ग्रंथ की प्रमाणित समस्या।
कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान थे, उनके सामने ये भी समस्या थी कि उस समय जो ग्रंथ थे, बहुत पुराने ग्रंथ होंगे जिनके आधार पर ये अपना इतिहास लिखना चाह रहे थे, अब उनको ये प्रमाणित कैसे माने कि ये इनके प्रमाणित का आधार क्या है। अपन कोई भी चीज को प्रमाणित करते हैं तो कोई तथ्य लाते हैं, कोई प्रमाण लाते हैं, तब जाकर के उस चीज को प्रमाणित करते हैं। लेकिन उन विद्वानों के सामने जो ग्रंथ थे, चाहे वो पृथ्वीराज रासो था, चाहे और कोई भी था, जो भी ग्रंथ थे उस समय प्राचीन समय में, उन ग्रंथों को प्रमाणित करने की समस्याएं एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी। इस तरह से मैं यदि कहना चाहूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने वाले जो विद्वान थे, उनके समक्ष हिंदी साहित्य को लिखने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी यह निश्चित है, जो आदमी हौसला नहीं खोता है, हौसला रखता है, वो उस काम को सफलता तक पहुंचाता है, सफलता तक अंजाम देता है। तो हमारे इन जो विद्वान थे जिनका मैंने अभी वर्णन आपके सामने किया, ये हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने में सफल हुए। और इसके अलावा हमारे बाद में और भी विद्वान थे, जिनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और सारे भी थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आज हम आपके सामने इतना ही वर्णन करेंगे। नेक्स्ट जो आगे का जो चैप्टर है वो कल पढ़ाएंगे।